बंगाल की राजनीति में जब से फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने एंट्री मारी है, 2021 चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। अपनी एक अलग पार्टी बनाकर इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नाम से उन्होंने पार्टी बनाया है। तब से एक खलबली सी मच गई है बंगाल की राजनीति में कि इस बार मुस्लिम वोट्स का क्या होगा। अब्बास सिद्दीकी के बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि वो ओवैसी के साथ जा सकते हैं। ओवैसी ये चाह रहे थे कि उनको चेहरा बनाकर बंगाल में एंट्री मारे। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट का हिस्सा भी, जो गठबंधन है कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन, उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। तो फुरफुरा शरीफ और अब्बास सिद्दीकी इस बार के चुनाव में बहुत असर रखने वाला है। ये बात तो अब क्लियर हो चुका है। फुरफुरा शरीफ आखिर है क्या? फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी और दूसरे लोग इससे जुड़े हुए कौन है, इनका राज पॉलिटिकल रेलिवेंस कितना है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अब्दुल मतीन साहब, जिनका फील्ड ऑफ स्टडी यही रहा है। फुरफुरा शरीफ के पीर अबू बकर साहब जो रहे हैं उनके ऊपर इन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूँ सर, आपने जेएनयू में पीएचडी का आपका सब्जेक्ट जी, यही है। मेरा जी प्रोसेस में है जी। जी। तो सर सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि फुरफुरा शरीफ की हिस्ट्री क्या है, मतलब कितनी पुरानी है इनका। क्योंकि आपने अबू बकर साहब के ऊपर पीएचडी कर रखी है, पीर अबू बकर साहब, तो उनसे पहले भी कोई था या उन्हीं से स्टार्ट हुआ ये? और अब रेलिवेंस कितना है, और अब कितने डिविजन है, मतलब कितने लीडर्स हैं वहां पे? एक अब्बास सिद्दीकी और हम्म। ताहा सिद्दीकी हम लोग दो सुनते हैं, तो दोनों में डोमिनेटिंग कौन है? इन दो के अलावा भी क्या कोई है? ये चीज हम सबसे पहले जानना चाहिए। खैर, शुक्रिया इस मेन टीवी को मौका देने के लिए। फुरफुरा शरीफ बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स जो है, खास करके मगरिब बंगाल, असम, त्रिपुरा के कुछ पार्ट और बांग्लादेश, आजादी 19th सेंचुरी में जब रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चल रहा है सब कॉन्टिनेंट में, फुरफुरा से भी पार्ट ऑफ दैट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। फिर अबू बकर से को इधर बंगाल में मुजद्दिद मुजद्दिद कहलाते हैं, और जिनका समाजी और मुआशरे में सोशल रिफॉर्म के जरिए से रिलीजियस रिफॉर्म में काफी अहम किरदार उन्हें अदा किए हैं। तो उसमें फुरफुरा शरीफ का जो रिलीजियस, फुरफुरा शरीफ खैर बंगाल का हुगली डिस्ट्रिक्ट में जांगीपाड़ा पुलिस स्टेशन के अधीन एक गांव का नाम है फुरफुरा शरीफ। जी और ये वर्ड फर्रे फरा से आया है, जहाँ ये खुशियों का महल। अच्छा। तो इसका तारीख बहुत पुराना है। उस इधर आपका पूरा फुरफुरा शरीफ का जो गांव है, जो एरिया है, उसमें बहुत सारे बुजुर्गान दीन और वली और बहुत सारे उनका मजार और उनका कब्र वगैरह है। और इस वक्त एक वक्त था औरंगजेब का एक रिप्रेजेंटेटिव, वो औरंगजेब आए थे खुद उधर। एक बहुत पुराना मदरसा भी है फुरफुरा अच्छा। शरीफ के बाद, उनका नाम है सीतापुर। अच्छा। और हुगली डिस्ट्रिक्ट अपने आप में ही एक हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट है। और उस वक्त अनडिवाइडेड बंगाल था, तो बांग्लादेश वेस्ट बंगाल अलग डिवीजन नहीं था, तो अनडिवाइडेड बंगाल थे। और वो उस वक्त के 52 जिले, 52 जिला, उन 52 जिला के जिला का पीर कहलाते थे। तो अच्छा। उनका उनका निगरान इसमें अंडर पैट्रोनाइजेशन में तकरीबन 2000 से भी ज्यादा मदरसा बंगाल में है। मतलब बंगाल, असम, बांग्लादेश का मैं छोड़ ही दे रहा हूँ अभी। अगर आप सबको इंक्लूड कर लेते तो वो बहुत बहुत अहम रोल, खास करके इस्लामिक एजुकेशन पे उनका किरदार रहा। उसके 5 साहिबजादा थे अबू बकर सिद्दीकी के। अच्छा। एक अब्दुल हाई सिद्दीकी, और मिजला, उनको बड़ा हुजूर कहते हैं। तो उनका 5 बेटे थे, और पांचों में से पांचों गुजर गए हैं। अभी जो सिद्दीकी का नाम हम सुनते हैं, वो है पीर अबू बकर सिद्दीकी के ग्रैंडसन। अच्छा। अब्बास सिद्दीकी जो है ग्रेट ग्रैंडसन है अच्छा। पीर अबू सिद्दीकी के। तो इनका 4th जनरेशन चल रहा है। और इनका फैमिली ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब्बास सिद्दीकी और तहा सिद्दीकी, इसमें और भी बड़े बड़े सीनियर पीर्स और पीरजादा हैं। जनाब अल्लामा सैफुद्दीन सिद्दीकी साहब, जिनका लास्ट 2 साल में उनका इंतकाल हो चुका, बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे। इसके साथ साथ और भी तमाम जो खास करके जो खानकाही और उनका जो रूहानी उनका जो इल्म और तालीम, तसव्वुफ का तालीम, वो फुरफुरा शरीफ बंगाल का अलग अलग कोना पे, बांग्लादेश पे, आसाम में चल रहा है। और एक अहम जो फुरफुरा शरीफ
दूसरा मज़ारों से थोड़ा जो डिफरेंट है, जैसा आपकी चौचा शरीफ या फिर आप अजमेर और निजामुद्दीन का दरगाह देखें, फुरफुरा शरीफ इससे थोड़ा डिफरेंट इसीलिए है। फुरफुरा शरीफ में मजार में कोई चादर और सुजूद और सिजदा या फूल अगरबत्ती मन्नत ये सब नहीं चलता है। उसमें वो बेसिक प्यूरिटन फॉर्म ऑफ सूफीज्म है। सूफीज्म में भी एक रिफॉर्म लाया। तो बेसिकली ये देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट जो थियोलॉजी है उधर ही से बिलोंग करते हैं, मगर वर्नाकुलर एक बंगाली एक रिलीजियस इमेजिनेशंस बिल्डअप करते हैं। खास करके जो उत्तर प्रदेश में देवबंद वगैरह है उसमें जो उर्दू अशराफिया का जो दबदबा रहा है, बंगाल का जो फॉलोअर्स है ज्यादातर गांव देहात में, ग्रामीण किसी क्षेत्र में और लेबर्स, एकदम समाज के जो हाशिए पे लोग हैं, ज्यादातर उन लोगों का वही उनका मुरीद है। तो अभी फुरफुरा शरीफ को हम लोग एक सियासी रोशनी से जान रहे हैं हिंदुस्तान, खास करके बैरिस्टर साहब का, असदुद्दीन ओवैसी साहब का विजिट के बाद और भी ज्यादा लोग बंगाल का बाहर, है बंगाल का बंगाली मुसलमान सदियों से जानते हैं फुरफुरा शरीफ को। जो बंगाली जमान दूसरा स्टेट में है उनको शायद बाद में ये टॉपिक बना बिकॉज ऑफ सियासत। तो हालांकि बहुत पुराना एक इंस्टीट्यूशंस है, उसके अपने आप में उनका एक इल्म की रोशनी के साथ साथ सोसाइटी का और भी तमाम सारे काम, खिदमत खल्क, तहफुज़ दीन। फुरफुरा शरीफ में बहुत सारे तंजीमें हैं। एक है जमीयत उलमा बांग्ला, फुरफुरा शरीफ अहले सुन्नत वल जमात, इस तरह से मुजद्दिद मिशन, इस तरह से काफी सारे इंस्टीट्यूशंस, तंजीम, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस काफी सालों से काम कर रहे हैं। तो अभी जो दो हैं ये अब्बास सिद्दीकी, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और ताहा सिद्दीकी, यही दोनों क्या राजनीति में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? क्या सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि फुरफुरा शरीफ से रिलेटेड कोई आदमी डायरेक्ट पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, या इससे पहले भी कोई राजनीति में किस्मत आजमा चुके हैं? मैंने कहा कि फुरफुरा शरीफ ऐसे पुराना इंस्टीट्यूशन है। आजादी के पहले जब ब्रिटिश इंडिया में पीर अबू बकर उनको जो खलीफा थे, उनका बहुत खलीफा है जो बहुत बड़े आलिम भी रहे और सियासतदान भी थे, जिसमें से आपका सूरावर्दी, उसके बाद AK फजलुल हक, बंगाल का उस वक्त प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे, वो फुरफुरा शरीफ से काफी थे। उसके साथ साथ बड़े बड़े कराम भी जो थे, उनका जो खलीफा थे वो पहले उस वक्त के जो पॉलिटिक्स में उसमें हिस्सेदारी भी लिए थे उस ब्रिटिश इंडिया में। आजादी के बाद दादा हुजूर जो फुरफुरा शरीफ का पीर अबू बकर, उनको दादा हुजूर के नाम से जाना जाता है। दादा हुजूर 1939 आजादी के कुछ चंद साल पहले, तो वो उस वक्त इंतकाल के बाद फिर कुछ दिन बाद ही जो है मुल्क तकसीम हो गई और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स का जो मिडिल क्लास थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास, वो सब माइग्रेट कर चुके ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त, जिसके वजह से आजादी के बाद से फुरफुरा शरीफ एक तरह सा उनका जो थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, इनडायरेक्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, लोग थोड़ा कम हो। तो सचर कमेटी रिपोर्ट के बाद जब सचर कमेटी की रिपोर्ट आई, उस वक्त पूरा हिंदुस्तान का रिपोर्ट था और उसमें बंगाल का मुसलमानों का एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस दूसरे रियासतों से सबसे खराब और खास्ता हालत है, बाया महाज का हुकूमत के बावजूद, कांग्रेस की हुकूमत के बावजूद। इसके बाद एक बड़ा मुहिम और बड़ा एक बहस बंगाल का सियासत में, और खास करके जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लीडर्स वगैरह थे और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो एक बड़ा अहम रोल प्ले किया मुस्लिम जो मार्जिनलाइजेशंस का जो डिबेट है उसको पब्लिक स्फीयर में लाने के लिए। तो उस वक्त जमीयत उलेमा हिंद का जो मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब थे, जो अभी तृणमूल कांग्रेस के मंत्री हैं, MLA हैं, वक्त उनका और फुरफुरा शरीफ का एक बड़ा अहम, उस वक्त पीरजादा तहा सिद्दीकी साहब एक अहम रोल प्ले किए थे ये मुस्लिम्स इश्यूज को लेके पब्लिकली एक रैली करना, प्रोटेस्ट करना और डिमांड्स वगैरह प्रेशर देना। तो सचर कमेटी रिपोर्ट के बाद फुरफुरा शरीफ का एक तरह से री इंट्रोडक्शन हुआ पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स बट एक तरह का प्रेशर ग्रुप हिसाब से, जिस तरह से जमीयत उलमा पॉलिटिक्स करते हैं। तो उस वक्त से तो इसमें से तहा सिद्दीकी साहब के अलावा और भी कुछ पीर साहब थे जो पीरजादा थे, जो हालांकि सियासत में उतना इंटरेस्ट नहीं रखी, दिलचस्पी नहीं है, पर रिलीजियस मैटर में या सोशल इश्यूज पे कभी कभी बोलते भी हैं। तो ये बेसिकली
पोस्ट सचर फिनोमेना है। आफ्टर 2006 सचर के बाद ये फुरफुरा शरीफ का ऑफिशियली एक फॉर्मली ये एक तरह का पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आ जाना, इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी नहीं तो कभी तो उस वक्त सीपीएम हुकूमत जो हुकूमत 30 साल से उस वक्त चला रही थी, उसको जो है एक बहुत बड़ा चुनौती दिया ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसके बाद से बार्गेनिंग करना, इस तरह से सियासी जो है इंट्रोड्यूस फॉर्मली हुआ। मतलब डायरेक्टली पॉलिटिक्स इलेक्शन कंटेस्ट करने में कभी नहीं हुआ, पहली बार ही होगा, है ना? मतलब ये फर्स्ट टाइम पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट टाइम कोई पॉलिटिकल पार्टी बनी। एक वाकया में याद है मुझे, फुरफुरा शरीफ का एक पीर पोस्ट इंडिपेंडेंट में उस वक्त का एक पॉलिटिकल लीडरशिप में कुछ चंद दिनों के लिए गए थे, पर वो सक्सेसफुल नहीं क्योंकि उस वक्त मेजोरिटी उस हालात में नहीं थे। तो ये एक टाइप का एक नया सेक्युलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स में उन लोगों का आगाज हुआ। तो सर अगर हम अभी की बात करें, आज के डेट में पॉलिटिकली कौन ज्यादा रिलेवेंट है, ताहा सिद्दीकी या अब्बास सिद्दीकी? देखिए, ताहा सिद्दीकी साहब को भी लोग जिस तरह से जानते हैं, अब्बास सिद्दीकी साहब को भी उसी तरह से जानते हैं। ये सोर्स ऑफ पावर है इनका, ये ताहा सिद्दीकी की वजह से भी नहीं है या अब्बास साहब की वजह से नहीं। इनका जो लेजिटिमेसी पीर अबू बकर सिद्दीकी से आते हैं, फुरफुरा शरीफ। उसके बाद जो जिस तरह से मुहिम को आगे पहुंचाया, तोहा सिद्दीकी की साहब के 5 साल पहले भी तोहा सिद्दीकी साहब का बहुत अहम रोल प्ले करते थे बंगाल का सियासत में। तो उनका जो दिक्कत यह था कि वो कोई फॉर्मली कभी कांग्रेस के साथ, कभी टीएमसी के साथ, तो फिर कभी टीएमसी के खिलाफ, तो कभी फिर कांग्रेस के खिलाफ। तो उनका कोई पॉलिटिकल स्टैंड क्लियर ना होने की वजह से जो एक लार्जर मुस्लिम मास है वो कभी कभी बुकलाहट पे आ गए, कंफ्यूजन पे आ गए थे। साहब का जो एक डायरेक्ट बयान है वो कह रहे हैं कि नहीं, आप किसी के साथ नहीं, हमारा खुद पॉलिटिकल पार्टी हम लोग बनाएंगे, आदिवासी दलित। तो जिसके वजह से एक डायरेक्ट मैसेज दिया। तो अभी कह सकता हूं कि फवाद सिद्दीकी साहब का पॉलिटिकल रिलेवेंस ग्राफ जो है काफी नीचे आ चुकी है, और अब्बास और उनका जो पूरा एंटायर टीम अभी एक तरह का पॉलिटिकल डिबेट में बहुत हॉट केक है। सर अगर हम पास्ट कुछ इलेक्शंस की बात करें, 2016 और 2011, ज्यादा पीछे ना जाके लास्ट 2 इलेक्शन की अगर बात करें, तो इनका इंक्लिनेशन किधर रहा है? क्या अपने सपोर्टर्स के बीच क्या इन्होंने कोई मैसेज पहुंचाया कि इस बार सीपीएम की तरफ रहना है, इस बार टीएमसी की तरफ रहना है या कांग्रेस की तरफ रहना है? क्या इस तरह का कभी रहा है लास्ट 2 इलेक्शन या 3 इलेक्शन की बात करें? जी, सचर कमेटी के बाद ही से ही 2009 का जो पार्लियामेंट्री चुनाव था, उस वक्त से ही ये रिलीजियस ग्रुप, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ, सीपीएम और ममता के पक्ष में सवाल किया था। तो उस वक्त का स्टूडेंट्स, मदरसा टीचर, फुरफुरा शरीफ, जमीयत उलमा हिंद, तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशंस सचर कमेटी की सिफारिश को लेते हुए बाया महज हुकूमत के खिलाफ एक लंबा मुहिम छेड़ी थी। और ऐसा मुझे याद भी है और पब्लिक डोमेन में भी है कि ये सब पीर साहब और जमीयत उलमा हिंद, तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे लीडर के साथ एक साथ डायस में मंच शेयर करना, उनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली पॉलिटिकल सपोर्ट देना, को बोला है कि आप इनको वोट दीजिए। और अब तो देखिए सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब डायरेक्ट इलेक्शंस ही में आ गए हैं, जमीयत उलमा हिंद का जो है वो तो डायरेक्ट टीएमसी के बैनर ही में आ चुके हैं। तो एक तरह से 10 सालों में 2009 के इन लोगों ने हमेशा ही तृणमूल कांग्रेस या कांग्रेस के साथ वोट देने के लिए कहा है। खैर ये भी बात कह लेता हूं, ये बात सिर्फ उन लोग का कहने से ही जो है मुसलमान वोट देते हैं, ऐसा भी बात सही नहीं है, क्योंकि वो लोग एक हवा माहौल बनाते हैं, क्योंकि उनका जो है, एक्सेस है, जलसा है, तकरीर है, वो माहौल बनाने के लिए हेल्प करते हैं। मगर आम जो मुस्लिम नागरिक हैं, जो शहरी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उनका अपना सोच विचार भी है। तो ये मैं बस वो कहते हैं तो लोग वोट डाल देते हैं, वो भी बात उस तरह से नहीं है। अब्बास सिद्दीकी का जो बात मैं कहता हूँ वो सिर्फ तो लोग आ रहे हैं, बात नहीं है। अब्बास सिद्दीकी का जो बात कह रहे हैं ना, फुरफुरा शरीफ का जो सिलसिला है, उनका जो खानका है, उनके बाहर भी उनका सपोर्टर बन रहे हैं। जो हो सकता है कि फुरफुरा शरीफ का जो वसूल है उनको शायद मानता नहीं है, मगर सियासी तौर पर साथ में आ रहे हैं। बहुत सारे आदिवासी दलित ऑर्गेनाइजेशन वो भी साथ में आ रहे हैं। तो
कुछ हद तक ये सही है कि ये लोग माहौल बनाने के लिए हेल्प किया था लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ और टीएमसी कांग्रेस के पक्ष में, पर अभी वो माहौल आस्ते आस्ते थोड़ा सा मतलब धीमा पड़ रहा है। अच्छा, अब्बास सिद्दीकी साहब की जो पार्टी है आईएसएफ, वो अब अभी आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि उन्होंने फॉर्मली कुछ अनाउंस किया नहीं है, ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं किया है, तो कितने सीट पर वो चुनाव लड़ सकती है, और या यूं कहें कि कितने सीट या कितने डिस्ट्रिक्ट्स पे एक रियल इम्पैक्ट डाल सकती है, या तो जीतने में, या टीएमसी को हराने, या कांग्रेस लेफ्ट को, अगर अलग से लड़ते हैं, पहले हम ये बात कर लें, अगर वो अलग से लड़ते हैं, अगर गठबंधन अलायंस किसी से नहीं हो पाता है, तो कितने सीट पर ये इम्पैक्ट डाल सकते हैं, या तो जीतने में, या लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन, या नहीं तो टीएमसी के कैंडिडेट को हराना। जी, फुरफुरा शरीफ का आईएसएफ अब्बास सिद्दीकी साहब का जो मेजर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो है आपका साउथ 24 परगनास, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट और नदिया डिस्ट्रिक्ट, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, हुगली डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर ईस्ट एंड मिदनापुर वेस्ट, ये है कोर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। और उनका है जैसा बीरभूम में है, मुर्शिदाबाद में थोड़ा है, मालदा का थोड़ा रीजन में है, वो है पेरीफेरी, मगर कोर एरिया दक्षिण बंगाल का, साउथ बंगाल का ये डिस्ट्रिक्ट्स। अगर अगर अलायंस होता है लेफ्ट कांग्रेस के साथ आईएसएफ का, तो वो एक अच्छा खासा एरिया इन्फ्लुएंस होने का उम्मीद है। खास करके ये जो मैं 4-5-6 डिस्ट्रिक्ट का नाम कहा, और अगर अलग से लड़ते हैं अब्बास साहब, अगर उनका कोई होता है, तो फिर वो हराने का, किसी को हरा सकते हैं इस जगह, कम से कम 25-30 सीट में किसी को भी हरा सकते हैं। मुझे जो एज ए एंसेफोलॉजिस्ट मेरा जो स्टडी है, रीडिंग्स है, जो 25-30 हरा सकते हैं। हो सकता है कि 5-7 सीट जीत भी लें, अगर मौका इस तरह से, अगर उन लोग का इलेक्शन मशीनरी और कैंपेनिंग स्ट्रेटेजी प्रोग्राम्स ठीक ठाक हो, तो 5-7 सीट जीतने का उम्मीद है। अगर जीत नहीं पाए तो 25-30 सीट हरवा सकता है मेन स्ट्रीम पार्टी को, ये मैं इतना कह सकता हूँ। जैसे कि ये 44 सीट सुनने में आ रहा है, जैसा कि कांग्रेस लेफ्ट अलायंस के बीच इन्होंने 44 सीट का डिमांड रखा है, तो आपको लगता है 44 सीट मतलब इनके लिए 44 सीट ज्यादा है, कम है, इनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बहुत ज्यादा है, या बहुत कम है, या ठीक है 44 सीट इनका डिमांड जायज है, क्या लगता है? वेल, दिस इज एक्चुअली मीडिया में जो बयान आ रहा है आईएसएफ का, जो 21 तारीख जो लॉन्च हुआ, पर इनका जो कोर ऑर्गेनाइजेशंस है, जो फुरफुरा शरीफ सुन्नतुल जमात, वो ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 5 साल से काम कर रही है पे, तो इसकी वजह से इनका कोर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा ही है, मतलब 40-50 सीट्स में ताकत है। मगर इलेक्टोरल मैकेनिज्म या इलेक्टोरल मशीनरी सिर्फ सपोर्टर्स फॉलोअर्स रहने से तो वोट नहीं होता, वोट के लिए और भी कुछ मशीनरी मैकेनिज्म और तमाम सारे जो वो जरूरत पड़ता है। उस चीज में वो कितने स्ट्रांग है या नहीं है, वो इलेक्शंस जब करवाएंगे तभी पता चलेगा। मगर 35-40 सीट्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, खास करके साउथ बंगाल। जिस बात से ये चर्चे में आए नेशनल पॉलिटिक्स में कि असदुद्दीन ओवैसी ने विजिट किया फुरफुरा शरीफ, उसको लेकर चर्चे में है। अब वो अलायंस कारगर होते नहीं दिख रहा है कि एआईएमएम आईएसएफ का अलायंस शायद ना हो पाए। तो अगर हो जाता है, अगर लास्ट मोमेंट पे भी ऐसा हो जाता है, तो उसका आपको लगता है कि कुछ इम्पेक्ट पड़ सकता है? क्योंकि एआईएमएम के साथ ये वीकनेस है कि उनको अब भी बंगाल में कोई लीडरशिप अब भी नहीं मिला है, और ओवैसी बंगाली में बोल नहीं पाएंगे, और वहाँ बंगाली स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं। तो अगर ये आ जाते हैं तो वो बंगाली में अब्बास सिद्दीकी साहब इनके मैसेज को पहुंचा सकते हैं। ये चीज लगता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा एक ज्यादा बड़ा चैलेंज दे सकता है। आपको क्या लगता है कि एआईएमएम आईएसएफ का अगर अलायंस हो जाता है तो वो ज्यादा बड़ा चैलेंज दे सकता है, या फिर जो आईएसएफ अभी है आज के डेट में उतना ही रहेगा? देखिए, इसमें मिक्स्ड ओपिनियन है। मैं जब फील्ड सर्वे का बात कहूं तो एक बड़ा ये भी मानना है कि दिस इज नॉट राइट टाइम फॉर एमआईएम टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स। उनको और कुछ दिन अपना लीडरशिप बना के तैयार करके आना चाहिए। और एक वर्स ये भी है कि नहीं, अगर वो दोनों साथ में आते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी
नॉर्थ बंगाल की तरफ, खास करके दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद का उस तरफ, और अब्बास सिद्दीकी का जो साउथ बंगाल में जो इन्फ्लुएंस है हैं। इसमें से मैं वही कह रहा हूं कि दोनों पार्टी के लिए जो वीकनेस पॉइंट है, एक तरह को इलेक्टोरल मैकेनिज्म, अब्बास सिद्दीकी साहब का ग्राउंड में 4-5 साल से काम किए हैं, तो उनका अपना बूथ लेवल पे लोग वगैरह ऑर्गेनाइज्ड है। मगर इधर एमआईएम का इस तरह से कोई ऑफिशियल कमेटी ना होने की वजह से या कोई फॉर्मल लीडरशिप ना होने की वजह से बैरिस्टर साहब के अलावा कोई ऐसा बंगाल में फेस नहीं है जो जिस फेस के साथ बंगाल का जो आवाम है वो उनको मतलब उनको कॉन्फिडेंस मिले, तो वो उनका एक बड़ा। दूसरा वीक पॉइंट है कि जो बंगाली इमेजिनेशन है, आप बंगाल के सियासत में हमेशा जो लोकल कल्चर, लोकल तहजीब और लोकल बंगाली जो बोलचाल और जो ये तहजीब को अपनाने के लिए जो होम ग्रोन लीडरशिप या जो वर्नाकुलर इमेजिनेशंस की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं अभी वीक है एज फार एज एमआई इज कंसर्न। हो सकता है कि उनका एक अच्छा खासा ग्राउंड में सिंपैथाइजर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जो उनका आर्गुमेंट्स को, जो उनका बयान को, जो उनका पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करते हैं, मगर वो किस तरह कितना दूर तक इलेक्टोरल रियलिटी में आएंगे, दैट इज अ सवाल वी रियली नीड टू वेट एंड वॉच एंड वेट एंड सी। तो वो दोनों कॉम्बिनेशन साथ है। मगर ये भी एक तबका का कहना है कि अगर कोई लार्जर जो अलायंस है, चाहे लेफ्ट के साथ अगर आए तो अलायंस में, उसमें क्या हो सकता है, फिर वोट का जो सेंस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमान को लगता है कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए, फिर बीजेपी और टीएमसी को टक्कर देने के लिए स्ट्रांग होगा जब नॉन बीजेपी नॉन टीएमसी फोर्स एक साथ आएगा। बंगाल का सियासत इलेक्शन से बिहार का एक डिफरेंस ये है कि बिहार में मेन ऑपोजिशन था आरजेडी और उधर बीजेपी। बंगाल का इलेक्शन ऑपोजिशन मेन तृणमूल कांग्रेस है और बीजेपी और तृणमूल, और इसके साथ साथ एक थर्ड फोर्स भी है जो लेफ्ट कांग्रेस और सिर्फ। तो इसीलिए एक थोड़ा सा स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस है। तो ये इस सवाल पे, मगर ये भी है कि एक बड़ा तबके के मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग ये भी सोचते हैं कि जिस तरह से टीएमसी बीजेपी को मौका दिया, इलेक्शंस इलेक्टोरल ग्राउंड दिया, 18 एमपी, उसके साथ साथ टीएमसी का हर एवरी वीक, अगर कहना गलत नहीं हो तो कम से कम 2 दिन बाद ही कोई टीएमसी का बड़ा लीडर, एमएलए, मिनिस्टर, एमपी रिजाइन दे रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जो एक बड़ा पैदा किया है जहन रखने वाले बंगाली कम्युनिटीज में। आखिरी सवाल रहेगा सर मेरा, क्योंकि आपने 2-3 बार ये चीज कहा कि काफी दिनों से बूथ लेवल पे आईएसएफ की टीम या कहेंगे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के लोग काम कर रहे हैं, तो यही चीज मैं समझना चाहूंगा कि उनकी पार्टी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगर बना है तो वो कैसा है, लाइक उसको हम किसी और ऑलरेडी जो पार्टी एग्जिस्ट करती है किस पार्टी के सबसे क्लोज है, लाइक एक ही सेंट्रल लीडरशिप है और बाकी लीडरशिप की कमी है, या कोई कमिटी है जिसके नीचे लोग हैं, जिस तरह लेफ्ट की पार्टियां होती हैं, मतलब वहाँ एक प्रेसिडेंट ही या अब्बास सिद्दीकी साहब ही फेस रहेंगे और फेस वहाँ पे दिखता है, केडर जो है वो केडर क्या जो फुरफुरा शरीफ से जुड़े हुए लोग हैं वही हैं, या और दूसरे लोग भी उनसे जुड़ रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोग जो फुरफुरा शरीफ से नहीं जुड़े हैं वो लोग भी हैं, तो वो किस स्केल के हैं, मतलब उनका नंबर कितना है, क्या ज्यादा फुरफुरा शरीफ के लोग हैं या ज्यादा बाहर के लोग हैं, तो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगर थोड़ा बता सके। जी, बात आपका सही है कि अभी वो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन जो लास्ट 4-5 साल से काम कर रहे हैं वो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो शिफ्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस पे, और शिफ्टिंग को रिलीजियस से पॉलिटिकल शिफ्टिंग में उनका जो स्ट्रक्चर वो जो बनाए हैं, जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, वो है कि जो एक डिस्ट्रिक्ट और असेंबली और स्टेट, तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है मेन चेहरा अब्बास साहब है, मगर उनके साथ वो जो पार्टी का जो प्रेसिडेंट है सिमोल सोरेन, और उसके साथ साथ आदिवासी लीडर्स, सिमोल सोरेन जो पार्टी का प्रेसिडेंट है और उनका नौशाद सिद्दीकी वो पार्टी का चेयरमैन है, उसके साथ साथ
और भी तमाम दलित लीडर्स, इधर का जो मथुआ कम्युनिटी है, लोकल जो सब कास्ट है, वो भी जो है इनका एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस में है। बट इट विल टेक टाइम, ये वक्त लगेगा मुझे जैसा लगता है, क्योंकि ये बहुत टफ काम है एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को एक मॉडर्न पॉलिटिकल शेप देना। वो लोग हो सकता है कि आइडियोलॉजिकली या उनका जो कॉन्सेप्ट नोट है, मैनिफेस्टो है, उसमें क्लियरली लिख रहे हैं कि उनका जो मुद्दा है वो कोई मुस्लिम मुद्दा नहीं है। उनका काम, उनका इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, डिग्निटी, सिटीजनशिप और ये जो पूरा सोशल जस्टिस का नारा है वो लेके चल रहे हैं। तो इट माइट टेक टाइम, इतना जल्दी ये कब तब्दील नहीं हो पाएगा, इट विल टेक टाइम। इनको जो चाहिए एक इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशंस। अगर 2021 का असेंबली इलेक्शंस में इनको कुछ सीट्स मिलती हैं और असेंबली में अगर ये पहुंच पाते हैं तो फिर इसका एक फॉर्मल रिकॉग्निशंस होगा। और ये लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस लेफ्ट पार्टी का जो अलायंस में आएगा, इस अलायंस उनको क्या है, एक लार्जर जो केरला मॉडल पे है आपका, लार्जर एक तरफ पुश होने का एक उम्मीद है। गिवन द फैक्ट अगर वो ठीक ठाक से ये इलेक्टोरली उनको सक्सेस होना है, कम से कम 5-7 सीट्स उनको असेंबली में अगर भेज नहीं पाया तो देन ये इट माइट, आई डोंट नो, वो बाद में पता चलेगा, पर उनको 4-5 सीट जीतना बहुत इसीलिए अहम है, ये पॉलिटिकल जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को इंस्टीट्यूशनल शेप देने के लिए। तो अगर देखें तो ये पार्टी में काफी सारे आदिवासी जीव जो फर्स्ट टाइम बंगाल की सियासत में, इफ आई डोंट वांट टू एग्जैजरेट, मगर बंगाल की सियासत में फर्स्ट टाइम कोई खानका से आकर कोई पीरजादा पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं और वो रिलीजियस लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं। तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, पॉलिटिकल पार्टी का बात कर रहा हूं मैं, पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है वो बिल्कुल एक तरह का अम्बेडकराइट सोशल जस्टिस नैरेटिव के साथ साथ कम्युनिटी है। ऑफ कोर्स कम्युनिटी का जो कोर इश्यूज है, सवाल है, वो है, मगर वो जो पुराना कौम, मिल्लत, मजलिस, वो उस तरह का जो ढांचा है, उस ढांचा से बाहर आके एक तरह का मॉडर्न डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलर पॉलिटिक्स की तरफ वो जाने का कोशिश कर रहा है। इज अ टफ जॉब, इज अ टफ जॉब, is going to succeed, that time will tell us। मगर उनका ये एक तरह से एक दूसरे ढांचा में लेके जाने के लिए कोशिश करें, जिसी की वजह से एक बड़ा तबका आदिवासी कम्युनिटी, एक बड़ा तबका जो मथुआ दलित कम्युनिटी है, वो भी इमेजिनेशनली लिंक कर रहे हैं। तो जाते जाते बस आप ही का जो आखिरी सवाल था, उसी से जो एक सवाल बनकर आ रहा है कि जिन लोगों को पार्टी में पोस्ट दिया गया, जैसे आदिवासी प्रेसिडेंट बनाया गया, क्या उनका कोई रिलेवेंस, वो क्या पॉलिटिकली इतने स्ट्रांग हैं, या एक टोकन फेस की तरह सेक्युलर दिखने के लिए? होता है ना, कई लोग बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट बना दिया दिखने के लिए, और किसी दूसरी पार्टी ने किसी और कम्युनिटी या किसी और बिरादरी से कैंडिडेट बना दिया, सिर्फ सेक्युलर दिखने के लिए, डाइवर्स दिखने के लिए। वो चीज है, या जिन लोगों को वो पोस्ट दिया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है या हायर पोस्ट पार्टी में दिए गए, वो खुद भी रेलिवेंट रखते? बस शॉर्ट में 2 मिनट में अगर आप इस चीज को बता सकते। नहीं, ये तो बात पता चलेगा, क्योंकि जब से ये पार्टी का उम्र है अभी एक महीना भी नहीं हुआ है। नहीं, तो जो लोग जुड़े हैं उनका क्या पास्ट कोई रिकॉर्ड रहा है? मैं जितना दूर जानता हूँ इनका मेरा फील्ड और उनको इंटरव्यू करने के लिए जो जुड़े हैं, ये पहले से ही जो है अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट है। अच्छा, एक्टिविस्ट है, पॉलिटिशियन नहीं थे जी, फॉर्मल पॉलिटिक्स में नहीं थे, मगर तौर पे, समाजी तौर पे वो आदिवासी का राइट्स, जमीन का लैंड राइट्स और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और जो रिजर्वेशंस का मुद्दा, सोशल जस्टिस का मुद्दा में उनका अहम रोल। और ये स्कूल्स के टीचर हैं, जो सिमुल सोरेन प्रेसिडेंट है वो स्कूल का टीचर है, और उनका एक अलग अपना सोच है। ये ऐसा नहीं है कि आए से ही उनको लोग जानने लगा। जो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स करते हैं उनको पता है कि उन लोग लास्ट 10-12 साल से मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, 24 परगना का गांव में आदिवासी के राइट्स को लेकर वो लोग काफी काम किए हैं। एंटी सीए मूवमेंट में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे उस वक्त। अब्बास सिद्दीकी कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं था। सिमुल सोरेन का हर जगह स्पीचेस हैं, और जो मिलन मंडी और ये जो और भी तमाम सारे जो आदिवासी लीडर हैं, वो तकरीबन लास्ट 10-15 साल से वो लोग एक तरह से सियासी मुहिम, मगर कोई डायरेक्ट बड़ा पॉलिटिकल पार्टी के बैनर पे नहीं, वो लोग ऑलवेज इन्वॉल्व थे। थैंक यू सर, आपने इतना वक्त दिया और काफी कुछ क्लियर हो गया। अब जो लोग देखेंगे वीडियो, जो देख रहे हैं, उनको भी काफी कुछ समझ में आएगा कि कितना रिलेवेंस इस इलेक्शन में फुरफुरा शरीफ डाल सकता है। और ये पार्टी और जो पार्टियां होती है रिलीजन बेस्ड या कास्ट बेस्ड,
उनसे किस तरीके से अलग बनने की कोशिश कर रही है, ये चीज भी समझ में आएगा। और आगे के दिनों में देखने को मिलेगा कि ये अलायंस का हिस्सा बन पाते हैं, नहीं बन पाते हैं, और कितना इम्पेक्ट डाल पाते हैं, ये इलेक्शन में देखने को हमें मिलेगा। थैंक यू सर इतना वक्त देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू।